जमीन के पेपर को हम कैसे समझें? अगर हमें कोई जमीन खरीदना हो तो किन पेपरों की मांग करें, और उस पेपर को देखकर कैसे समझें कि यह जमीन खरीदने योग्य है या नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश रंजन और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप कोई जमीन खरीदने वाले हैं, रजिस्ट्री करवाने वाले हैं, तो किन पेपरों की मांग करना चाहिए और उस पेपर को कैसे देखकर समझें कि यह जमीन लेने योग्य है या नहीं। झारखंड के परिवेश में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर छोटा नागपुर एक्ट लगा हुआ है, CNT एक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, और CNT एक्ट की वजह से बहुत सारे ज़मीन को खरीद बिक्री, बहुत सारे कास्ट की ज़मीन का खरीद बिक्री प्रतिबंधित किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको कैसे देखकर समझेंगे, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे मूल प्रमाण पत्र, मूल दस्तावेज यानी खतियान। खतियान के संदर्भ में हम लोग इससे पहले भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, इसलिए अगर आपको खतियान को विस्तारपूर्वक समझना हो तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। लेकिन खतियान में, चूंकि ये मूल दस्तावेज है, तो खतियान में जमीन के विषय में पूरा ब्यौरा दिया हुआ होता है कि जमीन किस जगह पर है, किस अंचल में है, किस मौजा मतलब किस गांव में है, और किस जाति का है, वो ज़मीन का स्टेटस। मतलब खतियान का अगर हम प्रकार में बात करेंगे तो 6 तरह के प्रकार हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। तो हम लोग कौन से ज़मीन को ले सकते हैं, कौन सा नहीं ले सकते हैं, वो सब खतियान देखकर ही हमको समझ में आएगा। कि इस खतियान से ही हमको पता चल पाएगा कि जो नेचर ऑफ लैंड है वो खतियान देखने से ही हमको पता चलेगा कि यह किस नेचर का ज़मीन है, और उसको देखकर ही हम यह तय कर पाएंगे कि यह ज़मीन खरीदने योग्य है या नहीं। दूसरा, रजिस्टर 2 जमाबंदी। इस संदर्भ में भी हम लोग पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति है और खतियान से ही अभी ज़मीन चलता हुआ आ रहा है तो जमाबंदी भी उसी नाम से है, क्योंकि बहुत टाइम जमाबंदी खुला हुआ नहीं होता है, मतलब उसका जमाबंदी नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम ज़मीन लेना चाहते हैं तो जमाबंदी खुलना ज़रूरी है, मतलब कि उसका लगान तय होना। रजिस्टर 2 जमाबंदी खतियान का ही दूसरा रूप है, लेकिन हम लोग जब उसको रजिस्टर 2 में ले रहे हैं, उसका लगान तय कर रहे हैं, तो उसका खरीद बिक्री करना हम लोग के लिए आसान होता है। और अगर खतियान के बाद बहुत सारा ऐसा ज़मीन है जिसका जमाबंदी नहीं खुला हुआ है, तो सबसे पहले उसका जमाबंदी खुलवाना होगा, जिससे कि खरीद बिक्री करना आसान हो, और उसका रसीद देखकर हमको पता चल जाएगा कि इसका सरकारी लगान तय हुआ है या नहीं है। बहुत सारा ऐसा ज़मीन हो सकता है जो खतियान तो है लेकिन जमाबंदी नहीं है, रसीद नहीं है। तो सबसे पहले जमाबंदी और रसीद को हम समझेंगे, और किन कारणों से अभी तक नहीं कटा है ये भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा मूल दस्तावेज है। अगर हम खतियान से ही किसी ज़मीन का खरीद बिक्री कर रहे हैं, अभी जो रांची की बात करें तो 1932 में यहाँ सर्वे हुआ था, 1932 का खतियान है, और 32 के बाद कभी भी इस ज़मीन का खरीद बिक्री नहीं हुआ हो, मतलब हम खतियान से ही खरीद रहे हैं। तो हम लोग को खतियान जमाबंदी रसीद देखकर हमको पता चल जाएगा कि हाँ ये ज़मीन ठीक है या नहीं है। और इसके बाद हम लोग को ज़रूरत होगा वंशावली। वंशावली से हम लोग ये तय कर पाएंगे कि इस ज़मीन में जो बेच रहे हैं, जिससे हम ज़मीन खरीद रहे हैं, उसका टाइटल तय है या नहीं, टाइटल कर हो रहा है कि नहीं, कि हम इस ज़मीन को बेच सकते हैं या नहीं। मान लेते हैं किसी का खतियान है उनके परदादा के नाम पे। अब परदादा का 10 लोगों का परिवार है, 20 लोगों का परिवार है, तो 20 लोगों का परिवार में अगर कोई व्यक्ति का हिस्सा आ रहा है 10 डिसमिल, तो हम 10 डिसमिल ही बेच सकते हैं या हम 10 डिसमिल ही खरीद सकते हैं। अगर हम उससे ज़्यादा बेच रहे हैं तो वो गैर कानूनी होगा, और बाद में बहुत लोग छिप करके भी अपना वंशावली बना लेते हैं, और ऐसी वंशावली करके ज़मीन का खरीद बिक्री भी कर लेते हैं। लेकिन बाद में जब ये टाइटल सूट में जाएगा, अगर कोई किसी का 2 बच्चा है और 1 बच्चा बाहर रहता है, बहुत लोग के घर में आप देखते होंगे कि गांव में वो लोग 4 भाई हैं, 2 भाई गांव में रहते हैं और 2 भाई बेंगलोर में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं। वो तो कभी आते ही नहीं, 10 साल से नहीं आए, 20 साल से नहीं आए। तो उनका जो 2 भाई गांव में रह रहा है, वो लोग वंशावली बना के वही ज़मीन बेच रहे हैं। लेकिन अगर हम टाइटल की बात करें तो टाइटल उनको नहीं था बेचने का, तो बाद में उस पर केस हो सकता है, और जो ज़मीन बिक्री हुआ है सरकार उसको वापस पुनः रद्द करने का उनको अधिकार होता है। क्योंकि अगर 1 एकड़ ज़मीन है और 4 भाई हैं तो एक भाई का हिस्सा 25 डिसमिल का ही था, वो 25 डिसमिल ही बेच सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो वंशावली से हम लोग को टाइटल पता चलेगा कि टाइटल उसका क्या है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति रजिस्ट्री किया हुआ ज़मीन ले रहा है, मतलब उसका रजिस्ट्री पेपर भी है, तो हम लोग यह जरूर देखेंगे कि खतियान से रजिस्ट्री, मान लेते हैं खतियान 32 का है और रजिस्ट्री 80 में हुआ था, 90 में हुआ था, तो क्या
खतियान से के बाद अगर 80 में रजिस्ट्री हुआ है तो क्या इस बीच में कोई दूसरा रजिस्ट्री हुआ है? अगर दूसरा कोई रजिस्ट्री नहीं हुआ है तब तो ठीक है, हम रजिस्ट्री पेपर से ही ज़मीन को खरीद बिक्री कर सकते हैं। और रजिस्ट्री में भी हमको यह देखना जरूरी है कि उसका जमाबंदी, उसका जो मोटेशन है, दाखिल खारिज, चूँकि जब कोई रजिस्ट्री होगा तो उसका फिर मोटेशन, दाखिल खारिज भी करवाना होगा। खतियान का ज़मीन का दाखिल खारिज की आवश्यकता नहीं भी पड़ती है, वो आप सीधे रजिस्टर 2 और जो है रसीद लेकर खरीद बिक्री कर लेंगे। लेकिन अगर कोई रजिस्ट्री हुआ है, चूँकि खतियान किसी और के नाम पे था और रजिस्ट्री कोई और व्यक्ति लिए हैं, तो सबसे पहले सरकार के नज़र में दाखिल खारिज जो पहले व्यक्ति के नाम पे था उसको हटाना जरूरी है। तो दाखिल खारिज से सबसे पहले हम उसको, पहले व्यक्ति को उस स्थान से हटाएंगे और उसके बाद उसका जमाबंदी 2 मतलब उसका रसीद कटवाएंगे। हम लोग साधारण बोलचाल में रसीद के रूप में प्रयोग करते हैं कि ज़मीन का रसीद कट रहा है कि नहीं। अगर रसीद कट रहा है इसका मतलब जमाबंदी हो रहा है, इसका मतलब मोटेशन हुआ है। जैसे कि कोई 10th क्लास पास कर गया, इसका मतलब 8 भी पास किया है, 6 भी पास किया। उसी तरह से अगर रसीद कट रहा है इसका मतलब जमाबंदी भी है और मोटेशन भी हो गया। रजिस्ट्री ज़मीन की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर इस बीच में कोई और भी ज़मीन का खरीद बिक्री हुआ है तो उसका लिंक पेपर भी आपको देखने की आवश्यकता, उसको भी रखने की आवश्यकता है। अगर खतियान से लेकर आपके पास जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं वो तीसरा रजिस्ट्री है तो बीच का जो 3 डीड हुआ है वो डीड भी उसके साथ लगा हुआ रहेगा। ज़मीन का माप भी देखने की आवश्यकता। बहुत ऐसा ज़मीन है जो पेपर में तो है लेकिन वो उसका माप नहीं पता चल पा रहा है, देख नहीं पा रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को ज़मीन का माप जो है ना वो भी हम लोग को देखने की आवश्यकता होती है कि ज़मीन वहाँ पर है या नहीं है, ये भी हम लोग को देखने की आवश्यकता होती है। अभी एक चीज़ आप लोग को बराबर देखने को मिल रहा होगा, पावर ऑफ अटर्नी। बहुत सारे लोग पावर लेकर ज़मीन खरीद बिक्री करते हैं। तो अगर कोई ज़मीन पावर से खरीद बिक्री हो रहा है तो पावर का पूरा डिटेल लेने की आपको आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने ज़मीन का पावर किसी को दिया, इसका मतलब वो अपना कानूनन अधिकार रिप्रेजेंटेटिव अपना खड़ा किया है। मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव को अधिकार भी होता है, संपत्ति के टाइम में ऐसा अधिकार भी होता है कि वो ज़मीन का खरीद बिक्री कर सकता है। लेकिन यह भी जांच करने की आवश्यकता होती है कि जो हम पैसा लेन देन कर रहे हैं तो रैयत को इसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो। चूँकि इसमें पावर ऑफ अटर्नी में ऐसा बहुत टाइम होता है कि कोई विश्वास पे अपना ज़मीन दिया और पावर आपको कर दिया, आप उस ज़मीन को रजिस्ट्री करने जा रहे हैं लेकिन जो बीच में कैंसिलेशन हुआ या जो बीच का विवाद है वो आपको पता नहीं चल पाया। तो अगर आप पावर ऑफ अटर्नी से अगर जो है खरीद बिक्री कर रहे हैं तो कोशिश करें कि एग्रीमेंट का ड्यूरेशन भी हो, मतलब एग्रीमेंट करके उसके बाद रजिस्ट्री ले, जिससे कि एग्रीमेंट का भी ड्यूरेशन चले। और अगर ऐसा भी कोशिश करें कि रैयत से भी जानने का प्रयास करें, मतलब कि ये ज़मीन जो खरीद बिक्री हो रहा है वो ऐसा तो नहीं कि पावर तो हो गया लेकिन रैयत को कुछ पता नहीं है। क्योंकि झारखंड के परिवेश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीधे साधे हैं, या और जगह पे भी जो गांव के लोग होते हैं बहुत सीधे साधे अगर लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनका ज़मीन का पावर हो गया है और अब वो ज़मीन रजिस्ट्री भी हो गया और इनको पता भी नहीं चल रहा, क्योंकि पावर होल्डर को ज़मीन रजिस्ट्री करने का अधिकार होता है। फिर भी एक बार कोशिश करने की आवश्यकता होती है। हम लोग बात करेंगे गिरवी, मॉर्गेज। अगर वो ज़मीन गिरवी रखा हुआ है कहीं पर, मॉर्गेज किया गया है और उसका कोई कॉपी नहीं है उसके पास, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है मेरे पास रजिस्ट्री हमने प्राप्त किया और लेकिन हम बैंक से लिए थे, तो बैंक से लिए थे तो उसका पेपर कहाँ होगा? बैंक के पास होगा, चूँकि वो मॉर्गेज है, ज़मीन गिरवी रखी गई है। तो अगर ज़मीन गिरवी रखी गई है, मॉर्गेज किया गया है, तो हम लोग देखेंगे कि वो उसका रिलीफ ऑर्डर भी है या नहीं है हमारे पास, बैंक से जो है उसका रिलीफ ऑर्डर मिल गया था या नहीं मिला था। बहुत लोग बैंक के साथ खरीद बिक्री तो करते हैं, बैंक के पास मॉर्गेज है, उसका ट्रू कॉपी बनवा ली और ज़मीन का खरीद बिक्री कर ली। एक कॉपी बैंक के पास है, दूसरे कॉपी से आप रजिस्ट्री कर लिए। बैंक है, कोई व्यक्ति तो है नहीं जो डंडा लेकर खड़ा हो जाएगा। तो साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद जो है ना बैंक अपना नोटिस निकालेगा और वो फिर अपना ज़मीन का नीलामी करने का चूँकि अधिकार रहता है, वो मॉर्गेज ज़मीन होता है, गिरवी रखा हुआ ज़मीन रहता है, तो हो सकता है कि वो ज़मीन को नीलामी भी कर दे बाद में। तो इसलिए हम लोग अगर कोई ज़मीन गिरवी रखा गया है तो उसको भी पता करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो भी पेपर आ रहे हैं हम लोग कोशिश करें कि हर ज़मीन के हर मौजा में कर्मचारी होते हैं अंचल में, तो जो कर्मचारी है अगर आप संभव हो सके तो कर्मचारी से भी पुष्टि जरूर कर लें कि ये ज़मीन लेने योग्य है या नहीं है। ज़मीन के प्रकार में, चूंकि ज़मीन का बहुत सारा प्रकार होता है, तो अगर अभी हम लोग जो बात करें वो साधारणतः किन किन पेपरों को हम लोग मांग करें और उस पेपर को देखकर कैसे समझें। लेकिन अगर हम लोग ज़मीन के प्रकार में आएंगे तो हम लोग इसके बाद के वीडियो में ज़मीन के प्रकार को भी डालेंगे, जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि किस प्रकार को हम खरीद सकते हैं और किस प्रकार को नहीं खरीद सकते। वर्तमान में हम लोग ये जरूर बोल सकते हैं कि अगर ज़मीन में कहीं भी जो कानूनन बाधाएं जहां पर है, कानून जिसको मना कर रहा है, जिस ज़मीन को खरीद बिक्री नहीं कर सकते, अभी हम लोग ज़्यादातर कोशिश करें कि जो खतियान, रैयती खतियान है
मतलब सरकारी ज़मीन को छोड़कर, जैसे राज्य सरकार की ज़मीन है, गैर मंजूरशुदा ज़मीन है, केंद्र सरकार की ज़मीन है, केसरहीन ज़मीन है, सिकमी ज़मीन है, दर रैयत ज़मीन है, इस तरह के ज़मीन को छोड़ करके अभी हम लोग जो भी ज़मीन की बात कर रहे हैं वो रैयती ज़मीन की बात कर रहे हैं, जिस पे कि खेती होता था, उस ज़मीन की हम लोग बात कर रहे हैं। और उस ज़मीन के पेपर को देखकर हम लोग ये समझेंगे कि यह ज़मीन खरीदने योग्य है या नहीं। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आकर सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।